नेक्स्ट इज रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857. चार चीज़ें देखनी है हमें, प्रीफेस, उसके बाद रीजन्स, और उसके बाद इम्पोर्टेंट सेंटर्स, और फिर इसका इवेल्युएशन, यानी कि आउटकम इसके क्या निकले. रीजन्स, उसके बाद इम्पोर्टेंट सेंटर, और फोर्थ आउटकम. रिवोल्ट ऑफ 1857. चार चीज़ें देखनी है, प्रीफेस मीन्स इंट्रोडक्शन, उसके बाद रीजन्स, फिर इंपॉर्टेंट सेंटर, और फिर आउटकम्स. तो सबसे पहले है प्रीफेस. प्रीफेस मतलब इंट्रोडक्शन. अब 1757 से लेकर 1757 से 1857 इंडिया वॉज रूलिंग बाई ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हाट इज दिस? कंपनी. नाउ कंपनी ओनली बोदर्स अबाउट प्रॉफिट. कंपनी जो है ना वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचती है. मुकेश अंबानी आपको ये बोले कि आप मुझे इस सप्ताह में 200 करोड़ का प्रॉफिट करके दो, आप मुकेश अंबानी को 300 करोड़ का प्रॉफिट करके दे दो, मुकेश अंबानी आपसे कभी भी आपकी जाति या आपका धर्म कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि मुकेश अंबानी ओनली बोदर्स अबाउट इंटरेस्ट. जो कंपनी होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचती है, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं. तो पिछले 100 सालों में, 100 ईयर्स में कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बोदर कर रही थी, प्रॉफिट के बारे में. और इसी प्रॉफिट के चलते कंपनी ने जो है वो हर एक सेक्शन को एक्सप्लॉइट किया. जितने भी सेक्शंस थे ना उन सारे सेक्शंस को, फार्मर, वीवर, जितने भी सेक्शंस थे उन सारे सेक्शंस को एक्सप्लॉइट किया. और यहाँ से शुरू होता है रीजन्स. तो सेकंड इज रीजन. प्रीफेस समझ आया? प्रीफेस क्या था कि कंपनी वॉज ओनली बोदरिंग अबाउट प्रॉफिट. रीजन्स. रीजन मेनली 4 रीजन्स थे, 4. इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजन, सोशल रीजन, रिलीजियस रीजन. और जब ये चारों रीजन्स फंडामेंटल रीजन्स हो चुके थे उसके बाद आता है हमारा इमीडिएट रीजन. इमीडिएट कि वो कौन सी ऐसी इवेंट थी, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये एकदम से शुरू हो गया. इमीडिएट रीजन. सो फर्स्ट इकोनॉमिक रीजन. इकोनॉमिक रीजन. सो व्हेन एवर देयर विल बी अ टेंशन, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी फैमिली में, सोसाइटी में, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेन रीजन जो है वो होगा इकोनॉमी. मेन रीजन क्या होगा? इकोनॉमी. इकोनॉमी का क्या मतलब है कि पैसा. आज आप फैमिली में देखोगे तो किसी भी अगर 2 परिवारों की लड़ाई होती है तो उसमें मेन रीजन जो है वो पैसा होता है. जहाँ भी गरीबी होती है ना जिस भी परिवार में, उसमें लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं. बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पावर्टी, एंड पावर्टी लीड्स टू अनरेस्ट, एंड अनरेस्ट लीड्स टू सिविल वॉर. तो जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम होगी ना उसका मेन रीजन होगा इकोनॉमी. मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ वही रीजन होगा, नहीं, लेकिन जो मेन रीजन होगा वो इकोनॉमी होगा. 90% केसेस में जो रीजन होगा वो इकोनॉमी होगा. क्या होगा? इकोनॉमी. तो मेन रीजन क्या होगा? इकोनॉमी. तो सबसे पहले जितने भी रेवोल्यूशन है, जितने भी रिवोल्ट है, वो सारे हम देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे? इकोनॉमिक रीजन. जितने भी ये रिवोल्यूशन हुए जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, यहाँ पे जो मेन रीजन होगा वो इकोनॉमी होगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक रीजन्स. इकोनॉमिक रीजन्स तो इंग्लिश से पहले जितने भी लोग आए जैसे कि टर्क थे, मुगल थे, वो इंडिया में आए और वो भारत में भारत के अपने देश की तरह रहे. उन्होंने कभी भी इंडियंस का ऐसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया. जब भी फार्मर्स को पैसों की ज़रूरत थी, टर्क्स ने कौन से लोन दिए थे? सौंदार लोन्स. उसके बाद मुगल्स जो थे उन्होंने कौन से लोन दिए थे? तक्कावी लोन्स. तो जब भी भारतीय जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको पैसों की ज़रूरत होती थी, ये लोग टर्क्स, मुगल्स, ये उनको लोन देते थे. लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने जो है वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दिया, भारतीयों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन. और इंडियंस, इनसे बस आप पैसा मत मांगो,
जैसे ही आपने इनसे पैसा मांगा तो आपकी लाइफ में खुद ब खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इनसे बस पैसा मत मांगो आप, जिस दिन आपने इनसे पैसा मांग लिया ये आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, तो उससे क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ये इन्होंने करना शुरू कर दिया। सबसे पहले फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद जमींदार, फिर वीवर, जितने भी सेक्शंस थे ना, फार्मर, जमींदार, वीवर्स, रूलिंग क्लास, सबका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। फार्मर्स परमानेंट सेटलमेंट, उनको हटा ही दिया, परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद जमींदार से इन्होंने रैयतवारी सेटलमेंट, उसमें इनको बोला कि तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मर्स परमानेंट सेटलमेंट, जमींदार रैयतवारी सिस्टम, वीवर्स ये जो थे वो रॉ मटेरियल तो खरीदते थे हाई प्राइस पे, और जो फिनिश्ड गुड थे वो बेचते थे कम प्राइस पे। आप इमेजिन करके देखो क्या सिचुएशन रही होगी, क्या सिचुएशन रही होगी कि रॉ मटेरियल तो आपसे खरीद रहे हैं 400 रुपये में। मतलब जैसे ये शर्ट है, अब सपोज ये 250 ग्राम की शर्ट है, तो 250 ग्राम की शर्ट है तो ये कितने रुपए की होगी, 600 रुपये की। और 250 ग्राम कॉटन ये खरीदते थे 800 रुपये में, और वो शर्ट थी वो बेचते थे 600 रुपये में। तो 200 रुपये जो है वीवर्स को अपनी साइड से देने पड़ते थे, खुद की तरफ से देने पड़ते थे। तो एज अ प्रोटेस्ट जो वीवर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने जो अंगूठे थे ना वो काटना शुरू कर दिया कि ना तो रहेंगे अंगूठे और ना हमें बुनना पड़ेगा, वीविंग करनी पड़ेगी। वीवर्स, रूलिंग क्लास, सब्सिडियरी अलायंस, जितने भी रूलिंग क्लास के लोग थे, जितने भी राजा थे, उनको अपने अंदर मिला लिया, सब्सिडियरी अलायंस। उसके बाद क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जितनी भी पॉलिसीज थी ना, इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इन्होंने रूलिंग क्लास का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। एवरी सेक्शन वॉज ब्लीडिंग, एवरी सेक्शन, जितने भी सेक्शंस थे ना, फार्मर, जमींदार, वीवर, रूलिंग क्लास, सारे ब्लीड कर रहे थे। सब जो है वो खून के आंसू रो रहे थे, एवरी सेक्शन। सो दिस वॉज इकोनॉमिक रीजन। सेकेंड, पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन, फ्रेंडशिप एंड देन बिट्रेयल। पहले तो राजाओं के साथ दोस्ती करी, फ्रेंड्स सब्सिडियरी अलायंस, और उसके बाद उन्हें डिच कर दिया, फ्रेंडशिप देन बिट्रेयल। पहले तो उनके साथ दोस्ती करी, सब्सिडियरी अलायंस, और बाद में क्या किया, उनको डिच कर दिया। सबसे पहला सबसे फेमस एग्जांपल अवध जो है वो हमेशा से काफ़ी लॉयल था, हमेशा से जो है अवध इनके लिए लॉयल था, लेकिन बाद में उसको माल एडमिनिस्ट्रेशन बोल के उसके जो राजा थे उसको हटा दिया गया, वाजिद अली शाह। अवध, फ्रेंडशिप एंड देन बिट्रेयल। पॉलिटिकल रीजन। थर्ड, सोशल रीजन। सोशल, जब भी भारत में जो टर्क्स थे, मुगल्स थे, या जितने भी ये लोग थे, जैसे ही भारत में आए, इन्होंने कभी भी भारत की जो सोशल सिस्टम था ना उसके साथ खिलवाड़ नहीं करी। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जरूर बोला था कि सती सिस्टम, कि किसी बच्ची को सती नहीं होने देंगे। जैसे 6-7 साल की बच्चियों की शादी करवा दी जाती थी, उसके बाद क्या होता था कि जैसे उसका पति मर जाता था तो उसको भी साथ की साथ आग में झोंक दिया जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि किसी बच्ची को सती नहीं होने देंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इतना जरूर किया था, लेकिन बंद किसी ने नहीं किया था। लेकिन अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भारत का जो सोशल सिस्टम है ना उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। तो जो उन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश करी, तो इंडियंस ने इस चीज़ को एज ए रिवोल्ट लिया कि ये तो हमारा जो सोशल सिस्टम है ना उसके खिलाफ छेड़खानी कर रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। पहला, रिफॉर्म्स इन द सती सिस्टम। सती सिस्टम, जैसे ही इन्होंने सती सिस्टम हटाया तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि ये लोग जो है ना, इंडियंस ने क्या सोचा कि ये जो है हमारे सोशल सिस्टम के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हिंदुओं ने क्या किया, इसको एज एन इंटरफेरेंस लिया कि ये हमारे रिलीजन में, हमारी सोसाइटी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। सो दिस वॉज सोशल रीजन, सोशल कोज। फोर्थ, रिलीजियस रीजन। सिंस प्री मॉडर्न टाइम रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस
रिलीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है हमेशा, मिडिवल टाइम में भी, एंशियंट टाइम में भी, मॉडर्न टाइम में भी, हमेशा से। और जब इन लोगों ने भारत का जो रिलीजन है ना उसके खिलाफ या फिर उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी, तो जो जितने भी लोग थे ना वो क्या हो गए, वो एक तरह से इंस्टिगेट हो गए। बहुत सारे काम इन्होंने ऐसे किए। सबसे पहला, एंड ऑफ देवदासी सिस्टम। एंड ऑफ देवदासी, देवदासी पता है आप लोगों को? देवदासी देवदासी सिस्टम में क्या होता था कि कोई भी प्रीस्ट जाके किसी लड़की के ऐसे तिलक कर देता था, और जैसे ही वो तिलक करता था तो उसको मंदिर में लाया जाता था, और वो जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती थी, कोई भी जाके उसके साथ सेक्स कर सकता था। सो दिस वॉज देवदासी सिस्टम, जो महाराष्ट्र में अभी भी शायद प्रेजेंट है कुछ एरियाज में। तो अंग्रेज़ों को लगा यार ये तो बड़ी ख़राब चीज़ है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको बंद कर दिया। जब अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को बंद किया तो उसके बाद जो मुस्लिम्स थे ना वो काफ़ी खुश हो गए कि बहुत अच्छा किया भाई साहब, बहुत अच्छा किया, हमारे यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो आप लोगों ने इसको बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम्स को जो लैंड ग्रांट दी जाती थी ना मदरसा और मकतब के लिए, मदरसा और मकतब के लिए, उसको छीन लिया। ये लोग क्या करते थे, मदरसा और मकतब बोल के लैंड ग्रांट ले लेते थे कि हम इस पे मदरसा या मकतब बनाएंगे, लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये अपना पर्सनल घर उस पे बना लेते थे, पर्सनल घर। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस चीज़ को छीन लिया कि कोई आज से कोई ग्रांट वगैरह नहीं दी जाएगी मदरसे और मकतब के लिए, कोई भी नहीं दी जाएगी। तो ये उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज एक्ट 1856। विडो रीमैरिज, पहले जो है वो विधवाओं को शादी करने की आज़ादी नहीं थी। बंगाल में जब पहली बार विडो रीमैरिज हुई ना तो लोग थे ना वो सड़कों पे उतर आए दूल्हे को देखने के लिए कि यार कौन ऐसा आदमी है जिसने विधवा से शादी करी है, हम देखेंगे उसको। जैसे महात्मा गांधी को लंदन में लोग देखने नहीं आ गए थे, ऐसे ही इसको सड़कों पे देखने के लिए आ गए कि कौन लोग है ऐसा भाई जिसने शादी करी है। विडो रीमैरिज एक्ट 1856। अगला, लेक्स लॉ की लॉ, सुना होगा आपने। पहले जो है अंग्रेज जो थे वो इस मोटिव से आए थे कि हम जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें। लेकिन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का नुकसान ये था कि वो जो बाप है ना उन बच्चों का, वो उनको फिर अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता था कि अगर तुमने धर्म बदला तो हमें पापा मत कहना, साफ बोल देता था उनको। लेकिन इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने ये बोला कि अगर आप हिंदुइज्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में आना चाहते हो ना तो आपकी जो वसीयत है, आपकी जो पापा की वसीयत है उसमें आपका भी हिस्सा होगा, आपको कोई भी बेदखल नहीं कर सकता। सो दिस वॉज लेक्स लॉ की लॉ। तो ये जितने भी रीजन्स थे ना, इन सारे रीजन्स की वजह से क्या थे, इंडियंस वर बेसिकली ब्लीडिंग। लेकिन दिक्कत ये थी कि बगावत कौन करे, बगावत कौन करे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि बगावत कौन करे, किसी को समझ नहीं आ रहा था। आप एक ट्रेन में जा रहे हो और आपके सामने एक बहुत ही बड़ा मोटा पहलवान बैठा हुआ है, आप 5-6 बजे शाम को ट्रेन में जा रहे हो और मोटा पहलवान बैठा हुआ है, और जो भी ट्रेन में चढ़ता है आपके सामने वो पहलवान उसके एक थप्पड़ मार देता है, दूसरा चढ़ा उसके भी मार दिया। आपके सामने 6-7 लोग बैठे हुए हैं, सबको उसने पीट रखा उस पहलवान ने, लेकिन उस पहलवान को वापस कोई भी नहीं मार रहा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के मन में डर है कि अगर हमने मार दिया और अगले ने मेरे साथ नहीं दिया तो ये हमें पकड़ के तोड़ देगा ये पहलवान, यही डर है ना। तो अब आप देखोगे कि कोई कॉरपोरेट, ऐसे कोई कंपनी में नौकरी किया हुआ आदमी, और वो आदमी क्या करे कि अपना 9 से 6 की या 9 से 5 की नौकरी करके आ रहा है, बिल्कुल थका हुआ है, एग्जॉस्टेड है, और जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ा उस पहलवान ने उसके भी एक थप्पड़ मार दिया। वो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड तो था ही, उसने क्या किया, वापस पहलवान को 2 थप्पड़ मार दिए, और जैसे ही उसने 2 थप्पड़ मारे, बाकी के जो लोग जो एक्सप्लॉइट हुए बैठे हुए थे, जो थप्पड़ खा के बैठे थे, उनने भी उस पहलवान को पीटना शुरू कर दिया। यही हुआ 1857 में, यही हुआ। सबको ये लग रहा था कि बगावत कौन करे, बगावत कौन करे, और फिर जो है वो मंगल पांडे ने कुछ जो सोल्जर्स थे, इंग्लिश सोल्जर्स, उनको मार दिया, उनको शूट कर दिया। मंगल पांडे को तो हैंग कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है 10 मई को जो है 1857 को रिवोल्ट जो है वो अलग अलग पार्ट्स में शुरू हो गया। सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट सेंटर्स, कि कहाँ कहाँ शुरू हुआ। थर्ड, इंपॉर्टेंट सेंटर्स। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे 20-25 मिनट में बता सकता हूँ वो चीज़ आप खुद 5-10-15 मिनट में खुद भी पढ़ सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स वैसे ही हैं,
ये सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हो, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा पढ़ाऊँगा या कुछ और। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप सेल्फ स्टडी में देख लेना। इंपॉर्टेंट सेंटर वैसे थे कौन कौन से? दिल्ली, दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर, अरा कहाँ है? बिहार में। ये जितने भी रीजन्स है ना, अवध, ये थे इंपॉर्टेंट सेंटर्स। इंपॉर्टेंट सेंटर्स मतलब रिवोल्ट जो भी फैला, जहां भी फैला, इन इंपॉर्टेंट सेंटर्स में फैला। ठीक है, आया समझ में? ये जितने भी थे रिवोल्ट जो है वो सिर्फ इन इंपॉर्टेंट सेंटर्स में फैला। अब इनमें किसने लीड किया, कौन यहाँ का रूलर था, मतलब कौन राजा था, किसने लीड किया, ये सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी में देखने की हैं आपकी, सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी में देखने की। तो ये सारी चीज़ें आप सेल्फ स्टडी में देख लेना। वैसे ज़्यादा याद करने का तो कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी ये सारे प्रीलिम्स में कई बार मैच द फॉलोइंग्स में आ जाते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप सेल्फ स्टडी में देख लेना। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट सेंटर। फोर्थ, आउटकम। आउटकम, आउटकम, आउटकम क्या था? क्या आउटकम था इसका? सबसे पहला आउटकम एक्ट ऑफ 1858, बिगेस्ट आउटकम एक्ट ऑफ 1858। और 1858 के एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो ये था कि जो पावर है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी से और क्राउन की तरफ ट्रांसफर कर दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। कंपनी उनके हाथ में ही नहीं आ रही थी, कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर रही थी, और पार्लियामेंट जो है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्राउन, ये सारे इतने जल रहे थे कंपनी से कि ये इतना प्रॉफिट कैसे कर रही है, काबू में ही नहीं आ रही थी, किसी के काबू में ही नहीं आ रही थी। और जब 1857 का रिवोल्ट हुआ ना, तो दिस गेव द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिटिश क्राउन टू कीप हैंड ऑन द कॉलर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की कॉलर है ना, उस पर हाथ रखने का पहली बार इनको मौका मिला, पहली बार। तो जो पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ चली गई, ब्रिटिश क्राउन की तरफ। दूसरा, आर्मी को रीऑर्गेनाइज्ड कर दिया गया। रीऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है कि दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज किया गया एक तरह से। अब इसमें जो इंडियंस थे ना, उनकी संख्या बहुत कम कर दी गई कि सिर्फ इतने ही इंडियंस होंगे और ज़्यादा नहीं होंगे। संख्या जो थी वो बहुत कम कर दी गई। पहले क्या थे, इंडियंस को राइफ़ल वगैरह दे दी जाती थी, तो इनको लगा कि यार ये तो राइफ़ल अगर इनको दे दी जाएगी तो ये तो फिर से किसी को गोली मार देंगे। उनको लाठी दे दी गई फिर कि हाँ तुम कोई बात नहीं, जैसे आज पुलिस वालों को ऐसे लाठी वगैरह दे दी जाती है ना, कांस्टेबल वगैरह को, इनको भी दे दी गई लाठी वगैरह, इनको दे दी गई। आर्मी जो थी वो रीऑर्गेनाइज करी गई। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें हटा दी गई और इनको हटा के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। इट वॉज बेसिकली ए डेमोक्रेटिक पीपल, ही वॉज बेसिकली ए डेमोक्रेटिक पर्सन, डेमोक्रेटिक। उसके बाद जो अगला आउटकम था हमारा वो ये था कि रिवोल्ट था ना, वो एक तरह से फेल हो चुका था, फेल्ड। अब फेल होने के पीछे रीजन क्या था, क्या रीजन था? ऑर्गेनाइजेशन, प्रोपेगेंडा एंड रिवोल्ट कैन नॉट सक्सेसफुल विदाउट फाइनेंस। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोपेगेंडा है, रिवोल्ट है, ये बिना पैसों के सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिना पैसों के। अगर आपको इनको सक्सेसफुल करना है तो पैसे आपको चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़ी जो रीजन था इसका फेल होने के पीछे वो था फाइनेंस, पैसा। पैसा ही नहीं था। अंग्रेजों के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इतना सारा पैसा था, उसके पास, भारतीयों के पास कोई पैसा ही नहीं था। अब बिना पैसे के आप कैसे हथियार खरीदोगे, कैसे आप आर्मी को रीऑर्गेनाइज करोगे, कैसे आप लोगों को बुलाओगे? फाइनेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वही नहीं था, फाइनेंस। दूसरा, नो स्ट्रेटेजी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। सब ये कह रहे थे कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। बहादुर शाह वन को इन्होंने अपना एम्परर डिक्लेयर कर दिया, बहादुर शाह जफर को एम्परर डिक्लेयर कर दिया।
लेकिन स्ट्रेटेजी किसी के पास नहीं थी कि क्यों जा रहे हैं दिल्ली। सब ये कह रहे हैं दिल्ली चलो दिल्ली चलो, लेकिन पता ही नहीं था। बोले भैया जा क्यों रहे हैं, बता तो कम से कम दिल्ली करना क्या है, दिल्ली जाकर हमें पता तो लगे। जैसे जब वह बाबरी मस्जिद टूटी थी तो वहाँ की जब आप डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखना तो सब लोग जो है वो ये कह रहे थे चलो अयोध्या चलो अयोध्या चलो। तो उनसे पूछ रहे क्यों चलना है, बोले पता नहीं बस ऐसे ही चल रहे हैं सारे, तो हम भी चल दिए। तो ये लोग भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये बोले कि भाई क्यों चलना है दिल्ली, बोले पता नहीं सारे चल रहे हैं तो तुम भी चल दो। कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी इनके पास। जबकि अंग्रेज़ों के पास दूसरी साइड इतनी ज़बरदस्त वो स्ट्रेटजी, इतनी अच्छी सुपीरियर क्वालिटी की आर्मी, सारी चीज़ें थी। और थर्ड रीजन ये था कि जो सारे सेक्शंस थे ना, सारे सेक्शंस उन सब ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सिर्फ पीजेंट्स थे, वीवर्स थे और थोड़े बहुत जो है वो कोई और लोअर क्लास के आर्मी वाले लोग थे। सब ने नहीं किया था। ज़मींदार भी सारे नहीं थे, ज़मींदार ज़रूर थे लेकिन सारे नहीं थे। और ये भी एक बड़ा रीजन है इसके फेलियर के पीछे, क्योंकि ज़मींदार जो थे उनके पास अपने पर्सनल आर्मी होती थी, जिनको कहते थे लठैत, लठ लिए रहते थे वो, उनकी पर्सनल आर्मी होती थी अपनी। तो उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से जो ये था ये फेल हो गया। 1857 का जो रिवोल्ट था, आउटकम क्या निकला मैंने आपको बताया, एक तो फेलियर और दूसरा एक्ट ऑफ 1858। अब 1858 का जब एक्ट आया तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो क्राउन जैसे ही पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन की तरफ गई, तो जो इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास थी ना, अपनी मिडिल क्लास, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वो काफ़ी खुश हुई। एजुकेटेड मिडिल क्लास, उनको लगा कि जो राइट्स, जो अधिकार इनको मिले हुए ना अंग्रेजों को ब्रिटेन में, वही अधिकार हमें यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि उनको, उनकी हेड भी कौन है, बॉस कौन है, क्राउन, और अपना बॉस भी कौन है, क्राउन। तो जो अधिकार, जो राइट्स इनको मिले हुए हैं वही हमें मिलेंगे। तो ये बहुत खुश हुए थे कि यार चलो कुछ तो मिलेगा, तो बड़े खुश हुए ये। लेकिन इनकी खुशी थोड़ी ही देर की थी। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1851। एक्ट ऑफ 1851, और एक्ट ऑफ 1851 में क्या होता है, एक्ट ऑफ 51 में ये बोला गया कि देयर विल बी ए लेजिस्लेचर। इंडियंस बड़े खुश हुए कि यार लेजिस्लेचर आ गई, पार्लियामेंट आ गई। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये एक नॉमिनेटेड बॉडी है, कि सारे मेंबर्स जो हैं इसमें नॉमिनेटेड होंगे। जितने भी मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड थे, 12 मेंबर थे, 12, और सारे नॉमिनेटेड थे सारे। 2 साल का टेन्योर, 2 साल। मोदी जी कहते हैं कि मुझे 10 साल लग गए इस देश के चैलेंज समझने में। ये देखो 2 साल, 2 साल में क्या समझ में आएगा इन लोगों के। 2 साल का टेन्योर, 2 साल का। ओनली नॉमिनेटेड बट विदाउट पावर, नॉमिनेटेड विदाउट पावर, पावर ही नहीं थी। और भारतीयों के लिए कोई भी ऐसा लीगल रास्ता नहीं था इसमें एंटर करने का, नो लीगल वे टू एंटर इनटू द लेजिस्लेचर, एंड दिस बिकेम द पेन फॉर इंडियंस। ये जो चीज़ थी, ये जो भारतीय एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, उनके लिए पेन का कारण बनी। एंड फ्रॉम हेयर यू विल सी द बर्थ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल असेंबलीज, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल असेंबलीज। फर्स्ट कौन सी थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाई दादा भाई नेहरू जी। एंड फ्रॉम हेयर स्टार्ट द रियल स्टोरी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, रियल स्टोरी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल।